नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके संसार और आज की सेशन में हम सब भारत का इतिहास से जुड़े टॉप 10 एवरग्रीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके लिए वैसे क्वेश्चंस लाए जाएं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, ऑप्शन सी गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन डी यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके 68 बीपीएससी प्री जो हुआ उसमें पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। आपसे पूछा गया था कि गंगा का दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था और वर्तमान जो बिहार राज्य की गया, पटना और शाहबाद जो है ये मगध साम्राज्य में स्थित था। और मगध का जो राजधानी था वो कहाँ पे था, जो अभी राजगिरी के तौर पर जाना जाता, राजगीर के तौर पर जाना जाता है। पहले इसका गिरिव्रज और राजगिरी नाम था, यह राजधानी हुआ करता था। और मगध साम्राज्य की स्थापना हरेक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा की गई थी। और जो साम्राज्य है तत्कालिक जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। क्वेश्चन नंबर 2, भरत लोगों का एक समूह था जिसे उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहां रहते थे। देखिए भरत लोगों का एक समूह था और उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, वे कहां रहते थे। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत या उत्तर पश्चिमी भारत, कहां पे वे निवास करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी भारत। 1500 ईसा पूर्व भारत में कई अलग दो कबीलों का आगमन भारत में हुआ जिन्हें आर्य कहा जाता था। और इन्हीं कबीलों में भरत कबीला भी था जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच दोआब, कहने का मतलब है उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में बसा हुआ था। और भरत कबीले का जो राजा था उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। क्वेश्चन नंबर 3, दंती दुर्ग जिसने हिरण्य गर्भ किया वह था। ऑप्शन ए चोल राज नामक एक अनुष्ठान, ऑप्शन बी प्रतिहार प्रधान, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट प्रधान और ऑप्शन डी पल्लव प्रधान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी राष्ट्रकूट प्रधान। देखिए दंती दुर्ग जो था उसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। मान्यखेत कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्य गर्भ यज्ञ जो कि महादान के तौर पर जाना जाता है इसका अनुष्ठान किया था। और एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर का जो निर्माण है ये किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासन काल में ही हुआ था। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो हुआ वह कृष्ण तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी गंवेरी वाला, ऑप्शन सी सुक्ताको और ऑप्शन डी चिरांद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चिरांद। देखिए मैं आपको बताऊं कि चिरांद जो है ये नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से हिरण सिंह से निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई है। बाकी राखीगढ़ी, सुक्ताको, गंवेरी वाला ये सभी जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन यहाँ पे बी है महापाषाण युग और ऑप्शन डी नवपाषाण युग। देखिए ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन सारे दिख रहे हैं और उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग। देखिए इससे जो फैक्ट अगर मैं बताऊं आपको, प्राग ऐतिहासिक जो कि पाषाण काल के तौर पर जाना जाता है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूरा पाषाण काल जो कि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेके 8,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस प्रकार अगर देखें तो पूरा पाषाण काल का समय जो है सबसे लंबा रहा है, सर्वाधिक लंबा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी मिनहाजुस सिराज और ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। यह किसने लिखा कि रजिया सुल्तान जो थी वो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम थी और इसी वजह से उत्तराधिकारी
इल्तुतमिश के द्वारा इसे बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। देखिए, मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में गुलाम वंश के शासक और उनके प्रशासन का वर्णन किया है, और इसी के अंदर मिनहाज ने अपनी पुस्तक में वर्णन भी किया कि रजिया जो है अपने भाई से अधिक योग्य थी, और इसी वजह से इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का जो मुख्य कारण था वह था उसका स्त्री होना। ठीक है, रजिया स्त्री थी, इसी वजह से उसका पतन हुआ, ये मुख्य कारण बताया गया है मिनहाज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, पुरु, यदु और भारत वेदों में उल्लेख जो है वह खालिस्तान की तरह है। पुरु, यदु और भरत जो है ये वेद में उल्लेख है, यह खालिस्तान की तरह है, जन, राष्ट्र, दस्यु और राजन। तो इसका सही आंसर रहेगा जन। देखिए क्या है, भारत में आर्यों का जो आगमन है 1500 ईसा पूर्व हुआ था, जो कई कबीलों यानी कि जन में विभक्त था। कबीलों का मतलब जन, ठीक है, इसमें विभक्त था। अगर प्रमुख कबीले की बात करें तो इसमें पुरु था, यदु था, अनु था, तुर्वस था, आलीन, भलानस, सीवी, विसाणी और भरत, ये सभी क्या थे, प्रमुख कबीले थे। और इसका उल्लेख कहां पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, कहां में मिलता है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सफी तथा हनफी है। ऑप्शन ए इस्लामी वास्तुकला शैलियां, ऑप्शन बी सऊदी अरब, यहां पे अरब कर लेंगे, ठीक है, अरब में स्थान, ऑप्शन सी न्याय के इस्लामी सिद्धांत, और ऑप्शन डी 2 इस्लामी शासक। सफी तथा हनफी क्या है, तो ये आपका है न्याय के इस्लामी सिद्धांत। देखिए अगर इस पे हम चर्चा करें तो सफी और हनफी इस्लामिक न्याय सिद्धांत से संबंधित है। इस्लामिक परंपरा में किसी विवाद का निपटारा जो है इन्हीं इस्लामिक सिद्धांतों पर किया जाता है। इस्लाम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, और 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा है इसको इस्लाम में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन बी संस्कृत और ऑप्शन डी सौरसेनी। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना है यह किस भाषा में हुई है, संस्कृत में हुई है। ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं, और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, और इसकी मूल जो रचना है वह संस्कृत में की गई है। वामन अवतार का जो उल्लेख है जिसमें कि 3 पगों में भगवान विष्णु ने अब पूरी धरती को माप दिया था, पूरा ब्रह्मांड को माप दिया था, तो इसका आख्यान जो है इसका प्राचीनतम स्रोत अगर हम देखें तो ऋग्वेद है। इसका कहां से हमें जानकारी मिलता है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में इंद्र के 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद जो है इसके 9वें मंडल में सोमदेवता को उल्लेख मिलता है, ठीक है, और वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं कि ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी को माना जाता है, और गायत्री मंत्र जो है इसी वेद से लिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ऑप्शन ए कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। प्राचीन शैल चित्रकला कहां से मिली है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से शैल चित्रकला के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, और उत्तर प्रदेश में बात करें तो चौपानी मांडो और महदहा से अनेक शैल चित्र मिले हैं जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया है। और ये चित्रकला है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और इस चित्रकला का जो विषय है, सब्जेक्ट जो है वो है आखेट तथा पशु पक्षी, यानी कि शिकार और पशु पक्षी पे संबंधित है चित्रकला। तो उम्मीद करता हूं आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।